बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल एक बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान के अंदर चीनी सरमायाकारी के हवाले से जो चीनी हुकाम यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए आला सतही इजलास में ये फैसला किया गया है कि उनको भरपूर सिक्योरिटी फराम की जाएगी, क्योंकि मुल्क के अंदर सरमायाकारी को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग जो बाहर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके हवाले से कुछ चैलेंजेस का सामना है इस वक्त पाकिस्तान को। सियासी जो इस वक्त बहरान है उसकी जो बात की जाती है और कहा जाता है कि सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से महाजराई कर रही हैं ये मुल्क के लिए अमन व अमान की सूरत हाल के लिए भी ख़तरे का बायस है। फिर दूसरी तरफ सियासी जमातों के अंदर मुख्तलिफ बयानिए सामने आते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमातें हैं, लेकिन उनके साथ बैठे हुए लोग भी कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जिससे ये गुमान गुजरता है कि कुछ बहरान पैदा करने में उनका भी हाथ है। ये कहा जाता है कि ये हम हुकूमत नहीं करना चाहते थे, हमें हुकूमत दी गई। अगर हुकूमत नहीं करना चाहते थे तो फिर वजारत उस्मा संभाली क्यों? दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं जो उसमें शामिल हुए थे वो ज़्यादा थे, इसलिए उनको हुकूमत बनाने की दावत दी जानी चाहिए थी। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने हुकूमत साजी क्यों की? और सबसे अहम मसला इस वक्त दरपेश है वो है KPK के अंदर। KPK के वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं। जब भी कोई ऐसा बयान देते हैं, जब मुलाकात करते हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात करें या कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात करें, तो सोशल मीडिया पे उनके अपने ही लोग, अपने ही पार्टी के रहनुमा उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। गोया कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये चाहते हैं कि महाजराई की सियासत चलती रहे, इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी पे PTI गामजन रहे, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें PTI को भी आगे बढ़ने के लिए रास्ता निकालना चाहिए। फिर जजेस की बात की जाती है। 6 जजेस ने ख़त लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, उस पर एक इंक्वायरी कमीशन बना। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह ने तहकीकात करने से इनकार किया, सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया। अब यह कहा जा रहा है कि शायद इससे भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कुछ और खतूत भेजे गए और कुछ ऐसा मवाद भी भेजा गया दीगर जज साहिबान को, जो भी एक सवालिया निशान है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं। कुछ जजेस के मामलात पे वो जिस किस्म के बयान दे रहे हैं वो भी सोचने के और समझने के काबिल हैं। ज़रा सुनिएगा राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ क्या है। राना सनाउल्लाह साहब क्यों समझते हैं कुछ नहीं होगा? अगर कुछ नहीं होना तो फिर इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा क्यों किया गया? और फिर जिन जजेस ने ख़त लिखे थे उस पर भी सवालात उठते थे कि वो खुद कार्रवाई कर सकते थे, खुद फैसला दे सकते थे, उनके पास इंसाफ का तराजू उनके हाथ में है, लेकिन खुद फैसला देने के बजाय क्या ख़त लिखकर महज इसको एक इशू बना दिया गया? इस पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार हैं। मुजम्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। अतर काज़मी साहब सीनियर साफ़ी, सीनियर तजियाकार, अतर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ इहसान साहब मुल्क के मुमताज़ कानूनदान, वो भी शरीक गुफ्तगू होंगे। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे। राना साहब की बातचीत भी आपने सुनी। जो इस वक्त मुल्क के अंदर मजमूई माहौल बना हुआ है, ये कह देना क्या काफ़ी है कि कुछ नहीं होगा? ख़त सामने आ गए तब भी कुछ नहीं होगा। जजेस को ख़त भेजे जा रहे हैं, उनके अंदर जहरीला मवाद मौजूद है, उसकी भी तहकीकात होंगी, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हम उसी दायरे के अंदर घूमते चले जा रहे हैं। माजी में भी ऐसा होता रहा, कोई नतीजा निकला नहीं, कोई कमीशन बन जाते हैं, उसका कोई फैसला नहीं होता। फिर तो इदारों के ऊपर जो इस वक्त एतराज़ उठ रहे हैं, इदारों पर तनकीद की जा रही है, इदारों के साथ टकराव की जो पॉलिसी है, कुछ नहीं होगा। 9 मई का भी एक बड़ा शोर था कि बहुत की कार्रवाई होगी, उससे भी लोग अब निकलना शुरू हो गए। हालात इसी तरह चलते रहेंगे। देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता। पहली बात, आपने 9 मई की बात की, मैं समझता हूँ 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएँ होंगी। हमारा प्रोसिक्यूशन का और अदालती निज़ाम ज़रूर ऐसा है कि यहाँ मुल्ज़मान को ज़मानतें मिल जाती हैं, केस लंबा हो जाता है, वकील केस लंबा करने का हुनर जानते हैं, और उस वजह से शायद सिर्फ़ एक जगह गुजरांवाला में 51 लोगों को सज़ाएँ हो सकी हैं, बाकी 36 मकामात पर अभी सज़ाएँ नहीं हुई हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में वो सज़ाएँ होंगी, और इस हवाले से यह सेनेट मुकम्मल होने के बाद आइन साजी का रास्ता भी खुल सकता है। जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला तनाज़ा है उसके लिए आइन साजी और कानून साजी भी हो सकती है, और उसके ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि फ़ौज उनके मिलिट्री ट्रायल करने पर साबित कदम है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि 9 मई को हमारी अदलिया ने कोई सानिया नहीं समझा है। उनके लिए ये मामूल के जराइम थे, उनके लिए ये मामूल के एक्शन थे, जैसे कहीं बलवा हो गया, कहीं कुछ हो गया। उन्होंने, अदलिया ने इसकी वो सेंसिटिविटी नहीं ली है
जो ली जानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं समझता हूँ कि ये मुल्ज़मान जो हैं ये सज़ाओं से नहीं बच सकेंगे। अब जो आपने बाकी बात की है, जो मंजरनामा पेश किया है जजों के खतूत के हवाले से जो अब मिल रहे हैं, इन खतूत में क्या मवाद जो है वो अब तक सामने आया है? एक तो स्टार्च सामने आई है माया, और एक वो सियान वो सामने आया है। ये दोनों जो हैं पाउडर, ये आम पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं, और ये तब तक जहरीले नहीं हैं जब तक आप इनको खाएं ना। जैसे कि हमारे घर की ख़वातीन घरों में कपड़ों को स्टार्च लगाती हैं, तो उन्हें पता होता है कि ये खानी नहीं है, इसको हाथ लगाने से कोई जहर नहीं फैलता है। मुझे ये खतूत भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लगते हैं। जिस तरह वो खतूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त है, फिर उसके फॉलोअप के तौर पे चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ख़त है, ताकि एक कैंपेन और टेम्पो बनाया जा सके अदलिया के हवाले से। ये जो खतूत हैं ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उन्हीं खतूत के फॉलोअप में, ताकि उन खतूत को जिंदा रखा जा सके। इन तो राना साहब दुरुस्त कह रहे हैं, मुजम्मिल मुझे साहब नहीं कुछ लगता नहीं कि अगर निकलेगा। किसी ने वाकई जी मुश्किल है निकलना, मैं एग्री करता हूँ आपसे, क्योंकि तब निकलेगा जब इंक्वायरी होगी, जब तफ्तीश होगी, तहकीक होगी। तफ्तीश और तहकीक का तो रास्ता रोका गया है ना, सू मोटो फुल बैंक, क्योंकि अदालत के पास तो तफ्तीश और तहकीक करने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। ये तो किसी जज को तहकीकी अफसर मुकर्रर करेंगे, वो फिर आगे जो है अपने लिए टीम बनाएगा, और फिर एक जज को जब आप तहकीकी अफसर मुकर्रर करेंगे तो वो फिर उस पर जिरा भी होगी कि तुमने कैसी तहकीक की है। जैसे कि एक तहकीकी अफसर के तफ्तीशी अफसर के ऊपर जिरा होती है। कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जज है जो ये तफ्तीश करेगा और फिर अपने ऊपर जिरा करवाने के लिए भी तैयार होगा अपनी तफ्तीश पर? तो मेरे ख्याल में जब तक आप तफ्तीश और तहकीक का रास्ता रोकते रहेंगे, देखें शौकत सदीकी वाले मामले पर भी क्या हुआ, तब साकिब निसार साहब ने इन्वेस्टिगेशन का रास्ता रोका, उन्होंने हश करने के लिए मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बदफौरी तौर पर सजा सुना दी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि शौकत सदीकी के इल्ज़ामात पर तफ्तीश नहीं हुई है, और आज फिर जो जजिस का खाता है उस पर तफ्तीश का रास्ता रोका जा रहा है। भाई आप तफ्तीश होने दें, जब तफ्तीश का रास्ता रोकेंगे तो फिर मुलजिम तक तो मुजरिम तक तो नहीं पहुंचा जा सकेगा। तो मेरे ख्याल में जब भी ऐसे मामले होते हैं तो जो फरीक तफ्तीश और तहकीक का रास्ता रोक रहा होता है वो दरअसल गिल्टी होता है, क्योंकि वो तफ्तीश का रास्ता रोक रहा है। जो तफ्तीश का रास्ता रोकेगा पहला शक उस पर जाएगा कि वो बेनिफिशरी है। तो यहाँ देख ले किसने तफ्तीश और तहकीक का रास्ता रोका। ठीक है, मैं अतर काज़मी साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुजम्मिल साहब आप आऊँगा वापस आपकी तरफ। अतर काज़मी साहब, ये जो मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं कि तफ्तीश और तहकीक का रास्ता रोका गया, वेस्टर्न इंटरेस्ट हो सकते हैं सारी सियासी जमातों के, लेकिन जिस किस्म का माहौल बनता चला जा रहा है, बेशक ये फास्ट ऑपरेशन हो, ये ख़त लिखना, लेकिन माहौल तो ऐसा ही बन रहा है कि शायद जजेस से भी कुछ लोग नाराज़ हैं, कुछ राज़ी हैं, फिर अपनी मर्ज़ी के जजेस चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के फैसले चाहते हैं। सियासी जमातें इस हद तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ माजराई की तरफ जा चुकी हैं, जिससे अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि ये बहरान टलेगा तो कैसे टलेगा। फिर सियासी जमातों के अंदर से आवाज़ें हम देखते हैं, PTI को अपने अंदर से मुखालफत का सामना है, PML के अपने लोग कह रहे हैं जी कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। क्या माहौल बन रहा है? देखिए, एक चीज देखनी चाहिए कि सियासत आप जरूर करें, हर किसी ने करनी है सियासत, सारी सियासी जमातें करती हैं, सियासी बयानियां भी बनाते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद भी करते हैं। लेकिन जिस तरह शुरू में आपने जिक्र किया, अगर KPK के वजीर आला या उनकी कैबिनेट की कोर कमांडर साहब से मीटिंग हुई है या वहां पे उन्होंने इकट्ठी अफ्तारी की है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? ये तो देखिए मुल्क के इदारे हैं ना, आपने मुल्क के इदारों के साथ चलना है, वो हसास सूबा है, वहां पे हुकूमत अगर उनके साथ काम नहीं करेगी तो किसके साथ काम करेगी? जो लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि सियासत जरूर करें, लेकिन खुदारा चीजों को उस नहज पे ना पहुंचाएं कि जहां पे ये तासुर मिले कि अदलिया के साथ या खुदा ना खास्ता किसी और इदारे के साथ किसी सियासी जमात की जंग है। नहीं, ये कतन जो है मुल्क के हक में नहीं है। ये हमारे इदारे हैं, चाहे वो अदलिया हो, फौज हो, दीगर हो, वो मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। ये नहीं हो सकता। अतर काज़मी साहब, अगर मुझे आप इजाज़त दें, बैरिस्टर साहब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि वो खुद इस पर उनकी एक स्टेटमेंट भी मेरे सामने है, उनसे भी हम इनपुट ले लें ताकि अक्सर सूरत हाल भी सामने आ सके। बैरिस्टर साहब साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। साहब साहब ये बताइएगा कि मुख्तलिफ खबरें सामने आई पहले कि जी अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला और काबीना के अरकान मिले कोर कमांडर साहब से, उसमें सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, फिर आपका जो वीडियो बयान सामने आया
उसके बाद सूरत हाल क्लियर हुई, लेकिन कुछ लोग बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं इस मुलाकात के हवाले से भी। तो तनकीद करने वाले तो अल्लाह और उसके रसूल पे भी तनकीद करते रहे हैं तारीख के मुख्तलिफ अदवार में। हरज की बात पर तनकीद करने का मतलब यही है कि वो एक अच्छा काम है और वो जो किया गया है तो कुछ बाज़ बदनीयतों को तकलीफ पहुंची है। मैं समझता हूं कि तनकीद मेरी नज़र से तो जो गुजरी है वो खैबर पख्तूनख्वा की एक टांगा पार्टी है जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया था गुज़श्ता इंतखाबात में। उन्हीं के एक नाम नहाद तर्जुमान साहब ने कोई बयान दिया था और वो गलत दिया था। उन्होंने ये बयान दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का इजलास कोर हेडक्वार्टर में हुआ है, जो कि एक बिल्कुल बेबुनियाद और लफ्ज़ किस्म की बात थी। और हमने जो जैसे मैंने अपने कहा है वजाहत की है कि वहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो खैबर पख्तूनख्वा में है उस पर ब्रीफिंग हुई थी। तो ब्रीफिंग में और इजलास में, काबीना के इजलास में बड़ा फ़र्क है। अब तनकीद करने वालों की अगर आप मुझे कोई तफसील बताएंगे तो फिर मैं उस पर अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूंगा। सैफ साहब, रऊफ हसन साहब ने कहा कि जी अली मीर गंडापुर साहब नहीं गए, पार्टी के बाज़ और रहनुमा भी इस हवाले से कह रहे हैं जी कि हमें इस मुलाकात का इल्म नहीं है, लीडरशिप से इसकी इजाज़त नहीं ली गई। कोई इस किस्म की PTI के अंदर भी ऐसी सोच है? मुझे रऊफ हसन साहब के बयान का तो पता नहीं है, वो तो पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं। तो उन्होंने क्या कहा है एग्जैक्टली, क्यों कहा है, ये तो बेहतर है कि वो उसकी वजाहत खुद ही करें। लेकिन जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ताल्लुक है तो कोर कमांडर साहब की तरफ से हमें दावत दी गई थी कि आप आएँ, हम आपको सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देना चाहते हैं। तो हमारी काबीना और बशमूल चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर जो सीनियर इंतज़ामिया के अफसरान हैं वो भी साथ थे और काबीना के भी मेंबरान थे। और वहाँ पर हमें बताया गया कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या क्या सूरत हाल है, फ़ौज क्या कर रही है और मज़ीद किन इक़दामात की ज़रूरत है। और इस हवाले से हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनमें बाहमी ताउन को कैसे हमने मजबूत करना है ताकि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो इस हवाले से मीटिंग थी और वो जो कि रमज़ान का महीना चल रहा है तो अफ्तार की दावत थी, अफ्तार की दावत हुई और फिर ये मीटिंग। वैसे साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा अगर मैं चंद मिनट और उठा लूँ, इस वक्त जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, उस पर आप क्या कहेंगे? KPK के अंदर कोई बड़ा चैलेंज है? क्योंकि कुछ खबरें इस किस्म की आ रही। जी मुजम्मिल साहब भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मुजम्मिल सरवर्दी साहब। जी बैरिस्टर साहब मुजम्मिल सरवर्दी बोल रहा हूँ। बैरिस्टर साहब, हर सूबे में एपेक्स कमेटी मौजूद है जिनके इजलासों में कोर कमांडर शरीक होते हैं, सेक्टर कमांडर शरीक होते हैं, लेकिन ये इजलास वज़ीर आला के दफातर में होते हैं। कैबिनेट मौजूद होती है, कोर कमांडर, सेक्टर कमांडर वज़ीर आला के दफ्तर में आते हैं और वहाँ पर ये इजलास होते हैं। पंजाब में एपेक्स कमेटी का इजलास होता है, सिंध में होता है, बलूचिस्तान में होता है, KP में भी होता है। ये आपने नई रिवायत डाली है कि पूरी हुकूमत उठ के कोर कमांडर के घर चली गई है एपेक्स कमेटी का इजलास करने। जी मुजम्मिल साहब, मुझे आपसे इसी किस्म के ख्यालात और सवाल की तवक्कुत थी जब मैंने आपका नाम सुना। और जब मुजम्मिल ने क्या नाम है नसरुल्लाह साहब ने मुझसे पहले सवाल किया तो मैंने इसीलिए कहा कि तनकीद करने वालों की जरा मुझे तारुफ करा दे तो मैं उनके लेवल पे आके फिर बात करूंगा। नहीं, मैंने तो कहा एपेक्स कमेटियों के इजलास मेरी बात सुने ना। ओहो, इतनी लंबा आपने सवाल किया, मेरी बात का अब हौसला करें ना मुजम्मिल साहब, आप बड़े मंजे हुए साथी हैं, थोड़ा हौसला भी करें ना। सिर्फ एक वन साइडेड बयान तो नहीं होता ना, दूसरे को भी सुने जी। एपेक्स कमेटी है, बिल्कुल हमारी भी है। हमारी एपेक्स कमेटी का इजलास होता है और जब होता है तो कोर कमांडर साहब और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी इदारों के अफसरान हैं, सरबराहान हैं, वो आते हैं, शरीक होते हैं। मैंने वजाहत कर दी कि ये एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं था मोहतरम, ये सिक्योरिटी सूरत हाल पर आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग थी। और आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग जो है वो जब होती है तो उसमें आर्मी के दीगर अफसरान भी थे, सिक्योरिटी डाटा होता है, उनके कुछ क्या कहते हैं सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है जो कि वो बाहर आके देना मुनासिब नहीं था। तो इसलिए उन्होंने हमें कहा, दावत दी कि आप आए, हमारे साथ अफ्तार भी करें और हम आपके साथ ये गपशप भी लगाएंगे इन इश्यूज पे। तो एक इनफॉर्मल माहौल में हमारी वहाँ मुलाकात हुई। वो मुलाकात अल्लाह के करम से हमारे वजीर आला साहब गाड़ी की डिग्गी में छुप के नहीं गए थे कोर हेडक्वार्टर, और ना ही वो रात के अंधेरे में किसी के साथ जाकर वहां पे डीलें करने गए थे। हम खुलम खुला गए थे, सब सूबे के अफसरान थे, पूरी काबीना थी
और पाकिस्तान की फौज के कोर कमांडर के हेडक्वार्टर में गए थे, इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर में नहीं गए थे। इसलिए कोई ऐसी ना कोई बात है, ना कोई छुपाने वाली बात है, ना कोई इसमें गैर इखलाकी गैर आईनी बात है। बैरिस्टर साहब, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का बता दीजिएगा केपीके के हवाले से। सर बिल्कुल, केपीके में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नॉर्मली जो जनरल सिचुएशन है वो ठीक है, वो तो कंट्रोल में है। पुलिस है, हमारे बाकी लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं, वो अपनी सलाहियत और इस्तेदाद के मुताबिक एक्शन कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता वहाँ पे दहशतगर्दी का जो एक अलग से एक फैक्टर है, और वो भी तहरीक तालिबान रिलेटेड दहशतगर्दी, उसके वाकयात यकीनन हो रहे हैं, और वो भी ज्यादातर सरहदी इलाकों में जो अफगानिस्तान से मुत्तसिल इदारे हैं, वहाँ आर्मी की चेक पोस्टों पर या आर्मी की या सरकारी इदारों पे कॉन्वॉइस पर रोड साइड पे हमले हो रहे हैं। टारगेट किलिंग के भी वाकयात हैं, और उसकी एक बुनियादी वजह क्या है? एक तो 20 साल जंग है जो वहाँ लड़ी गई, उसके यकीनन असरात कुछ अरसा रहेंगे, और बदकिस्मती से हमारी स्टेट पॉलिसीज भी कुछ इस तरह रही हैं कि हम कभी एक पॉलिसी इख्तियार करते हैं, कभी हमारे दोस्त एक साइड पे होते हैं, कभी दूसरी तरफ होते हैं। तो यकीनन वो कंफ्यूजन की वजह से ये हालात अब तक मैनेज नहीं हो सके। और एक और चीज जो हमें सूबे में डायरेक्ट मुतासिर कर रही है, वो वफाक की तरफ से हमारे बकायाजात की अदायगी में रुकावट है। चूंकि वफाक हमें हमारे बकायाजात नहीं दे रहा, हमें वो पैसे नहीं दे रहा जो उसको कमिट किए हैं और जो उनको देने चाहिए, तो हम यकीनन अपनी पुलिस और सिक्योरिटी सूरत हाल जो हमारी है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो इखराजात नहीं कर पा रहे जो हमें करने चाहिए, जिनकी हमें जरूरत है। तो मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से मुजम्मिल साहब को कहूंगा कि अपने दोस्तों को कहें कि हमें हमारे पैसे वापस कर दें, तो हम उनसे हम इस सूरत हाल को मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। केपीके के जो फंड्स हैं ज़रूर मिलने चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को उससे निपटने के लिए। दहशतगर्दी से एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे यहीं से कि आखिर फिर सियासी जमातों के अंदर विद इन पार्टी जो तनकीद शुरू होती है, क्या सियासी लीडरशिप जो उस पार्टी की होती है उसके एतमाद के बगैर ही इस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं PMLN के अंदर या PTI के अंदर? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।